हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदिका क्लासेस। दिस इज़ मी वेदिका। फ्रेंड्स, मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी। सफलता के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। सफलता के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए त्याग नहीं करते हैं तो जो आप चाहते हैं वह त्याग बन जाता है। मतलब ये है कि अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए अगर आपने त्याग नहीं किया तो जो आप चाह रहे हैं, जो भी कुछ बनना चाह रहे हैं, तो वो त्याग बन जाता है, वही सैक्रिफाइस बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ की अपनी कीमत होती है। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करूँगी। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में नाटो के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि स्वीडन है वो नाटो का 32 नंबर का सदस्य बना है और 31 नंबर का जो सदस्य बना था वो था फिनलैंड। अब इसमें मैं स्टार्ट करूँगी सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें लिखा है कि 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में विकसित, कहाँ पे विकसित? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के दौरान, कौन सी कार्यक्रम के दौरान? भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। और फिर लिखा है कि सीमा सड़क संगठन VRO ने सुरंग का निर्माण असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो सुरंग का निर्माण है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, कौन सी सड़क पर? असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जो जोड़ने वाली सड़क है उस पर इसका निर्माण किया गया है। तेजपुर से तवांग, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है फ्रेंड्स ये सड़क? 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। फिर इसमें नीचे ये लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश का 27 नंबर का एक ज़िला बन गया है जिसका नाम है बिचोम। फ्रेंड्स, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में 26 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 27 बन गया है जिसका नाम है बिचोम। तो इसमें यही लिखा है कि पश्चिम और पूर्वी कामेंग से अलग होकर बना बिचोम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक है टोकिन खाड़ी विवाद। इसको पढ़ते हैं कि टोकिन खाड़ी विवाद क्या है। चीन में टोकिन खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय समुद्री बेसलाइन, कैसी बेसलाइन है ये? क्षेत्रीय समुद्री बेसलाइन है और उसकी घोषणा की गई है। नाम क्या है? 7 बेस पॉइंट्स की घोषणा की गई है जिसे वियतनाम के साथ साझा किया गया है। किसके साथ साझा किया गया है फ्रेंड्स? वियतनाम के साथ साझा किया गया है, जिससे मौजूदा समझौतों और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स, इससे पहले फिलीपींस ने इस क्षेत्र में कब्जे के लिए नई क्षेत्रीय लाइन घोषित की थी। इससे पहले फिलीपींस ने की थी। अब इसमें आगे लिखा है कि टोकिन की खाड़ी को चीनी भाषा में बीवू खाड़ी, कौन सी भाषा में? टोकिन की खाड़ी को चीनी भाषा में क्या नाम दिया गया है? बीवू खाड़ी। किसको? टोकिन की खाड़ी को। और वियतनामी भाषा में और वियतनामी में बैक वो खाड़ी कहा जाता है। फ्रेंड्स, चीनी भाषा की तो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले मैं वियतनामी को आपको ट्रिक से बता सकती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है नाम, इसमें लिखा है नाम और इसमें लिखा है बैक। मतलब कि ये है, जैसे आप कोई कहीं जा रहा है तो आप उसको बुलाओगे तो वो नहीं जैसे सुन रहा है। अगर आप नाम लेके बुलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? बैक होके आ खड़ा होगा। मतलब कि वो बैक आके होके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोला है वियतनामी नाम बैक। नाम बैक आप ऐसे याद रखोगे कि वियतनामी में बैक वो खाड़ी कहा जाता है। किसको? टोकिन की खाड़ी को। और चीनी भाषा में बीवू खाड़ी। नेक्स्ट टॉपिक है सितवे बंदरगाह। फ्रेंड्स, सितवे बंदरगाह क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी।
इसमें है कि विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें ये बोला गया है फ्रेंड्स, ये जो सितवे बंदरगाह है इसका पूरा संचालन मतलब उसको संचालन को संभालने के लिए ये प्रस्ताव की मंजूरी किसको दी गई है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL को दी गई है। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर ये सितवे बंदरगाह बन रहा है? वो कलादान नदी पर बन रहा है। कौन सी नदी पे? कलादान नदी पर। और ये है कहाँ पे? म्यांमार के रखाइन प्रांत में है, म्यांमार के रखाइन प्रांत में। फिर इसमें ये बोला है कि इस प्रकार म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के साइद वेस्ती बंदरगाह और चाबहार बंदरगाह के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया। फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया है कि जो सितवे बंदरगाह है वो ईरान के साइद वेस्ती बंदरगाह चाबहार के बाद, ईरान का जो साइद वेस्ती बंदरगाह है चाबहार, उसके बाद और ये फर्स्ट हो गया और सेकंड तो ये सितवे बंदरगाह हो गया। तो ये IPGL के इनके कंट्रोल में आने वाला मतलब संचालन के लिए इसी को जो दिया गया है, तो यही बोला गया है कि IPGL के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। फिर बोला गया है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड सागरमाला, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ये क्या है? ये सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। जो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है उसकी ये सहायक कंपनी है। कौन? IPGL, जो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है फ्रेंड्स? केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के अधीन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर। आप ऐसे याद कर सकते हो, 7 से स्वाधीनता, 7 से 17, 7 से सितंबर, 7 से स्वाधीनता, 7 से 17, 7 से सितंबर। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है। कब किया गया है गृह मंत्रालय ने? 17 सितंबर को। और किसको किया है? हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के 13 महीनों बाद, आज़ादी की कितने महीनों बाद? 13 महीने बाद तत्कालीन गृह मंत्री, उस टाइम पे जो गृह मंत्री थे उनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से मुक्ति मिली थी। फ्रेंड्स, जो उस टाइम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। और वो थी क्या? वो एक नामक पुलिस कार्रवाई थी और इसमें क्या था? निजाम के शासन से मुक्ति मिली थी। कब मिली थी? 17 सितंबर 1948 को। तो यही इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति रिपोर्ट। इसमें बोला गया है कि 14 मार्च 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। फ्रेंड्स, ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति आई थी वो अध्यक्षता में तो रामनाथ कोविंद जी की आई थी, लेकिन ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव, और जिसका गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसका गठन 2 सितंबर 2023 को हो गया था। समिति के 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। समिति के 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया। फ्रेंड्स, 47 में से 32 ने ये कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने का उन्होंने सपोर्ट कर दिया था। नेक्स्ट है
समलैंगिक विवाह विधेयक थाईलैंड में फ्रेंड्स ये पारित हो गया है एक विधेयक, समलैंगिक विवाह विधेयक। इसके बारे में मैं रीड करूँगी। थाईलैंड की संसद में प्रधानमंत्री स्रेथा थाविसिन, प्रधानमंत्री कौन है? स्रेथा थाविसिन के नेतृत्व में निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक अभूतपूर्व विधेयक पारित किया। फ्रेंड्स पारित किया है लेकिन लागू नहीं, ठीक है, तो पारित किया है। इसके कानून बनने पर थाईलैंड समलैंगिक संघों को मान्यता देने वाला एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। कैसा बन गया है? एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। हालांकि अभी थाईलैंड राजा की औपचारिक मंजूरी लेने के बाद इसे लागू किया गया है। वही मैंने बताया, पारित हुआ है लेकिन लागू तब होगा जब थाईलैंड के राजा की औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी। फिर इसमें लिखा है फ्रेंड्स, संवैधानिक न्यायालय ने 2021 में थाईलैंड के वर्तमान विवाह कानून पर फैसला सुनाया था, जो केवल विषम लैंगिक जोड़ों को मान्यता देता था। किसको मान्यता देता था? विषम लैंगिक जोड़ों को मान्यता देता था। 2019 में ताइवान की संसद समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाली एशिया की पहली संसद बनी थी। जो 2019 में फ्रेंड्स जो ताइवान की संसद थी वो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाली एशिया की पहली संसद बनी थी। कौन सी? एशिया की पहली संसद वो ताइवान की थी। थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के साथ एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा और दुनिया भर के लगभग 40 से अधिक देशों में शामिल हुआ है। फ्रेंड्स एशिया में तो 3rd नंबर पे है ये, जिसने ये ऐसे विधेयक पारित किया है, और पूरे जो दुनिया में 40 से अधिक देशों में ये शामिल हो चुका है। फ्रेंड्स इसमें आगे दिया गया है ओम आकार का मंदिर पाली। तो इसके बारे में बताती हूँ, ये मंदिर कहाँ पे है और इसकी किसमें क्या मूर्तियाँ कितनी हैं। महादेव की मूर्ति है, तो इसके बारे में बताऊँगी। इसमें ये लिखा है कि ओम आकार का मंदिर पाली, विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन। कहाँ के? विश्व के पहले, मतलब ये जो ओम आकार का मंदिर है वो पूरा विश्व में है, ठीक है। उसमें उद्घाटन राजस्थान के पाली ज़िले के जौड़न गांव में किया गया। राजस्थान में एक पाली ज़िला है, वहाँ पे भी एक जौड़न गांव में, वहाँ पे ओम आकार का मंदिर बनाया गया है। उसमें ये लिखा है यह मंदिर इस प्रतिष्ठित रूप में, मतलब प्रतिष्ठित रूप कैसा? ओम आकार का में डिजाइन किया गया विश्व का पहला मंदिर है। मतलब ये डिजाइन किया गया ऐसे ओम आकार का मंदिर विश्व का पहला मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेखनीय पहलू यह है कि यह अपनी पवित्र सीमाओं के भीतर भगवान महादेव की 1008 मूर्तियों और 12 ज्योतिर्लिंगों को रख सकता है। फ्रेंड्स ये इसकी मतलब ये बोला गया है कि इनकी पवित्र सीमाओं के भीतर महादेव की 1008 मूर्तियों और 12 ज्योतिर्लिंगों को रख सकता है, इसकी ये खासियत है। नेक्स्ट टॉपिक में फ्रेंड्स ये लिखा है कि मनोरंजन के लिए भांग को वैध कर दिया गया है। ये काम किसने किया? ये जर्मनी ने किया है। तो इसमें मैं पढ़ूंगी। इसमें ये लिखा है कि 1 अप्रैल 2024 से जर्मनी में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू हुआ है। मनोरंजन के लिए एक कानून लागू हो गया है। जर्मनी मनोरंजन भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश माल्टा और लग्जमबर्ग के बाद यूरोप का तीसरा देश बन गया है। इस कानून के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को, कितने? 18 ईयर और उससे मतलब प्लस के जो एडल्ट हैं उनके लिए सार्वजनिक स्थानों पर 25 ग्राम भांग रखने की अनुमति होगी। फ्रेंड्स सार्वजनिक स्थान पे तो 25 ग्राम रखने की अनुमति होगी, लेकिन निजी क्षेत्रों में जहाँ पे घर में जो उगाई जाती है भांग, वहाँ पे 50 ग्राम के लिए अनुमति होगी। तो यही लिखा है कि निजी क्षेत्रों में 50 ग्राम तक घर में उगाई जाने वाली भांग की अनुमति होगी। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा विभाग की भारत के लिए संभावित शुद्ध शून्य की ओर सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8000 मेगावाट से अधिक के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तक करना है। फ्रेंड्स ये
2047 तक ये लक्ष्य है इनका कि इनकी जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन है उसको 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करना है, 1 लाख मेगावाट तक करना है। फिर इसमें ये लिखा है कि वर्ष 2024 तक यूरिया आयात समाप्त करना। वर्ष 2025 तक भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और वैकल्पिक उर्वरकों की वकालत करके 2025 तक यूरिया आयात को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता को कम करना है, जो वर्तमान में 30% को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें ये लिखा है कि संस्कृत शिक्षा समझौता भारत नेपाल। संस्कृत शिक्षा समझौता क्या है और भारत नेपाल में ये कैसे संबंधित है, मैं इसको पढ़ूंगी। कि भारत और नेपाली सरकारों ने दोनों देशों के विद्वानों के साथ, मतलब जो जैसे भारत के विद्वान और नेपाल के जो विद्वान हैं उनके साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। इसके लिए काठमांडू में आयोजित, कहाँ पे आयोजित होगा ये, काठमांडू में, नेपाल के नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव में 5 सूत्रीय प्रस्ताव अपनाया गया है। कहाँ पे, काठमांडू में आयोजित होगा और नाम क्या है, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव में 5 सूत्रीय प्रस्ताव अपनाया गया है। संस्कृत ग्रंथों पर शोध और प्रकाशन के लिए एक अध्ययन केंद्र स्थापित करने की योजना है। फ्रेंड्स, यही है संस्कृत शिक्षा समझौता। आगे नेक्स्ट है एक वाहन एक फास्टैग। एक वाहन एक फास्टैग, इसमें ये बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया है। किसने पेश किया है, NHAI ने, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या कई फास्टैग को लिंक करना है। फिर बोला गया है कि 1 अप्रैल 2024 से यह नया मानदंड लागू हो गया है। कब से लागू हो गया है, 1 अप्रैल 2024 से। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस वर्ष 1 दिसंबर 2019 से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल फ्री प्लाजा पर सभी लेन को फास्टैग लेन्स घोषित करने का निर्णय किया है। फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया है कि ये जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है उसने 1 दिसंबर 2019 से देश के जितने भी मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल फ्री प्लाजा पर सभी लेन को मतलब फास्टैग लेन घोषित करने का मतलब निर्णय ले लिया है, डिसीजन ले लिया है। यही बात इसमें बोली गई है। आगे लिखा है कि नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जॉन मुसायवनो ने, कौन है जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर, जॉन मुसायवनो ने राजधानी हरारे में, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे में एक नई मुद्रा जिग लॉन्च की है। कौन सी मुद्रा लॉन्च की है, जिग, जिसे विदेशी मुद्राओं, सोने और कीमती खनिजों का समर्थन प्राप्त होगा। जिग का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिग का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे गोल्ड। इससे पहले वर्ष 2016 में सरकार ने बॉन्ड नोट नामक एक नई मुद्रा पेश की थी। 2016 में सरकार ने कौन सी मुद्रा पेश की थी, बॉन्ड नोट नामक, जो अमेरिकी डॉलर क्रेडिट सुविधा द्वारा समर्थित थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही कराऊंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।